नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए जीएस का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 150 प्रश्न जो है सॉल्व कराया जाएगा। और आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो है 14 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। तो कुल 150 प्रश्न होंगे इस वीडियो में, एकदम यह पीसीएस प्री एग्ज़ाम की तरह है, जिसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है, आपको पता होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। ये आपका पहला मॉडल पेपर है यूपीपीसीएस का, जो कि परीक्षा तिथि 14 मई को है। और पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प है, इसमें से एक जो विकल्प है वह सुमेलित नहीं है। कौन सा, आप देख सकते हैं। तो पहला जो इसमें दिया गया कि एस्तादो द इंडिया, यानी कि पुर्तगाली कंपनी का जो नाम था ये एस्तादो द इंडिया था, उसकी स्थापना 1505 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो आपका सही है, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1505 ईस्वी में ही हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सही है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 यहाँ पे दिया गया, ये आपका जो है सही नहीं है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखा जाए तो ये आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, तो ये आपका सही है। तो आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, सी विकल्प सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि फ्रांसीसी कंपनी राजकीय संरक्षण एवं शासकीय सहायता पर निर्भर थी, और दूसरा है अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका दोनों ही कथन सही हैं कि फ्रांसीसी कंपनी ये राजकीय संरक्षण एवं शासकीय सहायता पर ही निर्भर थी, और अंग्रेजों का जो सैनिक संगठन था वो फ्रांसीसियों की तुलना में बेहतर था। तो दोनों कथन आपका यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में क्या घटित हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में देखा जाए तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछे वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। चौथा प्रश्न है, बनारस की संधि जो कि 1773 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई। दूसरा, इस संधि के द्वारा 50 लाख में इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को बेच दिए गए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका दोनों ही कथन सही हैं कि जो बनारस की संधि हुई थी 1773 में, इस संधि में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच यह संधि हुई थी, और इस संधि के द्वारा 50 लाख में इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले को नवाब को बेच दिए गए थे। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, 1 और 2 दोनों, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पांचवा प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। इलाहाबाद की संधि जब हुई उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया, किसको, मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से कौन इंडिया एंड इंडियन मिशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं अलेक्जेंडर डफ हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक पूछा जाए तो अलेक्जेंडर डफ होंगे। और निम्नलिखित में से किस वर्ष स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया था। तो स्ट्रैची आयोग का गठन सन 1880 ईस्वी में किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। एक तरफ वर्ष दिया गया और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष दिए गए हैं। तो 1888 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। ये चौथा अधिवेशन था जो कि इलाहाबाद में हुआ था। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और 1920 में वह सी विजया राघवाचारी थे, तो यानी कि सी का चौथा होगा। और बचा 1938, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के सर्वोदय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इसमें महात्मा गांधी ने वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल दिया है। और दूसरा, सर्वोदय के माध्यम से महात्मा गांधी ने सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण पर बल दिया। तीसरा, सर्वोदय समाज गांधी जी की कल्पनाओं का समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। तो उपर्युक्त में से सही कथन आपको सेलेक्ट करना है, बताना है। तो इसमें आपका जो महात्मा गांधी ने सर्वोदय सिद्धांत के संदर्भ में कहा था कि वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल दिया जाए इसके तहत, तो पहला तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा जो दिया गया है कि सर्वोदय के माध्यम से महात्मा गांधी ने सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण पर बल दिया था, बिल्कुल नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा, सर्वोदय समाज गांधी जी की कल्पनाओं का समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी, तो तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा तो सही है, केवल 1 और 3 यानी कि सी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1927 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का गठन हुआ था 1927 में। इसका उद्देश्य जो था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उनके रचनाकार के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, सही है। फुतूह उस सलातीन इसामी का है, ये भी सही है। तारीख़ शेर शाही अब्बास खान शेरवानी का, ये भी सही है। अंतिम में जो बचा बल्लाल चरित या भीमसेन, गलत हो जाएगा। बल्लाल चरित जो रचना है वो आनंद भट्ट का है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ये मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित किया था। बाजार नियंत्रण किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है, तो पहला तो यहाँ पे सही है। यानी कि अभिकथन कारण देखते हैं, उसके आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान-ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। दीवान-ए आमिर को ही विभाग का जो संबंध है वह कृषि से है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा, कृषि से संबंधित है दीवान आमिर को ही। अगला क्वेश्चन आपका, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य एवं उनके संस्थापक के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गोलकुंडा दिया गया, अमीर अली बरी दिया गया, ये आपका जो है गलत है। बाकी बरार जो है फतेहुल्ला इमाद शाह, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, तो बाकी सभी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है अधिकारी और दूसरी तरफ संबंधित कार्य दिया गया है। वाकियानवीस का जो कार्य है वह है समाचार लेख, यानी कि ये का हो जाएगा चौथा। और चिटनिस का जो कार्य था पत्राचार अधिकारी कहलाते थे, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। मुशद्दी ये आपका बंदरगाह प्रशासन की देखभाल से संबंधित अधिकारी होते थे, सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और दबीर जो है ये विदेश विभाग का अधीक्षक होते थे, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 4 3 2 1, तो 4 3 2 1
यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ है प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक दिए गए हैं वह है कपिल, तो पहला तो सही है यहाँ पे। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रतिपादक दिया गया है कणाद, ये आपका गलत है। पूर्व मीमांसा जैमिनी इनके प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। वैशेषिक जो है ये आपका वादरायण दिया है, ये भी आपका गलत है। तो आपसे पूछा सही सुमेलित कौन सा है, तो पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यूनानियों की देन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला दिया गया है राजस्व का दैवी सिद्धांत, दूसरा है सांचो से सिक्का निर्माण की विधि, तीसरा है मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, और भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो यहाँ पे दिया गया है कि यूनानियों की देन, तो ये सभी जो है यूनानियों का ही देन था, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें आपसे दिया गया कौन इसमें सही सुमेलित नहीं? तो शंकु ये वास्तुकार थे, बिल्कुल सही। वररुचि ये व्याकरणज्ञ थे, और घटकरपर जो है ये कूटनीतिज्ञ थे। छपड़क जादूगर नहीं थे, ये बौद्ध सन्यासी थे छपड़क। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बिंध्य शक्ति, यहाँ पे बी का होगा चौथा। और शाही वंश के संस्थापक हैं कल्लर, सी का हो जाएगा पहला। और कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं दुर्लभवर्धन, यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा सी विकल्प यहाँ पे सही है, 2 4 1 3। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से जो सीमा नहीं बनाता जो राज्य वो है नागालैंड, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय, असम और मिजोरम ये सभी बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलान करना है, तो दक्कन ट्रैप जो है यह हो जाएगा आपका क्रिटेशियस आदि नूतन काल का है, ये दक्कन ट्रैप ए का होगा तीसरा। पश्चिमी घाट ये उत्तर नूतन काल का है, बी का होगा पहला। अरावली पर्वत जो है ये अत्यंत नूतन काल से संबंधित है, सी का हो जाएगा चौथा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, तो ये हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 3 1 4 2 ये कोई मिलान जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। चलिए फिर से देखते हैं। दक्कन ट्रैप जो है ये दक्कन ट्रैप का संबंध हो जाएगा यहाँ पे क्रिटेशियस, ए का हो जाएगा तीसरा, ए का होगा तीसरा। पश्चिमी घाट का संबंध है आपका उत्तर नूतन से, तो ये भी तो आपका सही है 3 1। अरावली का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा प्री कैम्बियन से, अरावली का हो जाएगा प्री कैम्बियन, सी का इनकी दूसरा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो होगा ये आपका हो जाएगा अत्यंत नूतन से, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा, सॉरी 3 1 2 4 होगा, तो 3 1 2 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर पूछा गया है पर्वत श्रेणी, कौन सा सही है इसमें? तो पीर पंजाल हो जाएगा सबसे पहले, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और नीचे 2 वक्तव्य हैं, अभिकथन ये दिया गया है, विवर्तनिक झीलों का निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है। कारण आर दिया गया है कि लैगून
लैगून झील का निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें सकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप कूट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। विवर्तनिक झीलों के निर्माण के संदर्भ में दिया गया और यहाँ पे लैगून झील दिया गया है। तो जो है बी ऑप्शन सही होगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हेमवती नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नहीं है। तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है और पंचगंगा भी है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी के संदर्भ में। तो पहला दिया गया यह नदी दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्षा भर जल से भरी रहती है। दूसरा है इसकी सहायक नदियों में सुवर्णावती, अमरावती, अर्कावती, वरड़ा, परवरा, भवानी, काबिनी आदि नदियाँ शामिल हैं। तो सही आपको कूट सेलेक्ट करना है इसमें। तो इसमें जो दिया गया है आपका डी ऑप्शन सही होगा, केवल एक जो है दूसरा गलत दिया है। कावेरी नदी के संदर्भ में यह नदी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त करती है, जिसके कारण वर्ष भर जो है ये जल से भरी रहती है। तो पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। सहायक नदियों के बारे में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकटक झील पहला दिया गया यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमदी कहते हैं। यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। तो नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। तो इसमें जो है आपका पहला तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है। लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में है और ये इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमडी या फूमदी कहते हैं, सही है। और यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी शामिल है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन सही है, पहला सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में लौह अयस्क के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? तो इसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा में है सुलेपत, छत्तीसगढ़ में है अरिडोंगरी, झारखंड में दैत्य, ये आपका गलत है। कर्नाटक में है शिमोगा, ये सभी सही हैं। यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला दिया गया थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इरूला, चेंचू और सुमाली जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं, ये भी सही है आपका। चेंचू, इरूला और सुमाली जनजातियाँ केरल की जनजातियाँ हैं। गरसिया जनजाति गोवा में पाई जाती है, ये आपका जो है गलत है। गरसिया जनजाति गोवा में नहीं पाई जाती है। गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की चलवासी पशुचारक जनजाति है। तो चौथा भी सही है। 1, 2, 4 तीसरा जो है सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं डेट्रॉयट का ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है, जोहान्सबर्ग सोना खनन से है, बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये आपका जो है सही नहीं है। मैग्नेटोगोर्स ये आपका लौह इस्पात से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश में लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है? तो ये आपका फ्रांस में है, पूछा भी गया है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं लगती है? तो उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं लगती है। और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा भी गया यूपी पीसीएस में ये।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये रहा है दादर एवं नगर हवेली में। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये दिया गया कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आ रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियां हुई हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे दिया गया है आपका हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है अभी, और हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन के कारण जो खनन गतिविधियाँ हुई हैं, जिसके कारण जो है यह भूस्खलन में जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो एस्कर जो है ये हिमानी द्वारा निर्मित जो है आकृति है। बाकी यारडंग हो गया, इंसिलबर्ग हो गया और जियोजीन, ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया गया, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायु सन्निहत एवं महासागरीय धाराओं की प्रकृति, स्थानीय कारक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा जाए तो समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता भी है, अक्षांश भी है, समुद्र से दूरी भी है, स्थानीय कारक भी है, वायु सन्निहत एवं महासागरीय धाराओं की प्रकृति, यानी कि सब आपका होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जोरन दिया गया स्विट्जरलैंड का है, पापागायो मैक्सिको, ये भी आपका सही है। सांता आना स्पेन, ये आपका गलत हो जाएगा। सांता आना जो ये कैलिफोर्निया सही होगा, कैलिफोर्निया। सिराको जो ये आपका स्थानीय पवन के हैं सब नाम, सहारा रेगिस्तान में चलता है ये। तो डी भी सही है, ए बी डी यानी कि सी जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। दूसरा है, मरुस्थल एवं ज्वारनदमुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजातीय विविधता पाई जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हैं, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, मॉन्ट्रेग्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वैच्छिक तंत्र है। तो बिल्कुल सही है यह। दूसरा कि यह उन आर्द्रभूमियों की सूची बनाता है जो कि पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा, इस रिकॉर्ड में भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और पुलिकट झील भी शामिल हैं, ये आपका सही नहीं है। तो आपसे पूछा है क्या सही कौन कौन से हैं? तो पहला दूसरा सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसमें आपका आ जाएगा नग्नीकरण पहले पे, फिर प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम दिया गया, गलत है। अरुणाचल प्रदेश का होगा बुक्सा, पश्चिम बंगाल, कव्वाल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं है? तो इसमें कानकून समझौता नहीं है, बाकी वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ये सभी ओजोन परत संरक्षण या नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसको 15 सितंबर 1888 को बम्बई में 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू किया गया था। तो सही कथन आपको बताना है। तो इसमें जो दिया गया है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी
1888 में बम्बई में हुई थी, ये आपका जो है गलत है। 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू किया गया था। पहला सही है कि यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा ये गैर सरकारी संगठन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो केवल एक सही होगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी? तो 1922 में किया गया था यह, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1922। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकल कर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका ग्रीन कार्बन कहलाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आयुषीयन के गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल जो है ये प्राइमरी प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोहर घाटी पाई जाती है? तो जोहर घाटी आपका उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 87 में यह दिया गया है, बी विकल्प सही होगा। वर्ष 1947 में गठित स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार बलदेव सिंह। और भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना। तो उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में यहाँ पे चारों ही सही हैं, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उनके खिलाफ जो है परमादेश जारी किया जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 32 में जो दिया गया है, यहाँ पे 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं, जिसमें आपका जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो या फिर उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे परमादेश होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है भाग और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये का हो जाएगा चौथा। भाग 9 का, तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 जो है वह आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित था। बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और भाग 18 दिया गया है, तो यह भाग 18 जो है ये आपका आपात उपबंध से संबंधित है, सी का हो जाएगा दूसरा। और भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, डी का हो जाएगा पहला। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 3 2 1 जिसमें होगा, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं कि पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला दिया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण आपका अनुच्छेद 110 दिया गया है, ये आपका 112 होगा, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन एवं समाप्ति अनुच्छेद 169 में है, विधेयक पर अनुमति ये आपका अनुच्छेद 200 में है, ये आपका सही है। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी शामिल नहीं है? तो इसमें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है शामिल नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ये है कि अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। कारण आर दिया गया, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा।
तो इसमें जो सही होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में दिया गया। और ये बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 312 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। और इनकी नियुक्ति जो होता है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देखता है? तो यह भर्ती एवं सेवा संबंधी मामलों को देखते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? तो यह किया गया 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और दूसरा दिया गया है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 15 से कम नहीं होगी। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है आपका पहला तो सही है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, राज्यों में ये दिया गया है। तो पहला सही होगा, केवल एक डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो 51वां संविधान संशोधन है। 51 नहीं, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? तो इसमें जो है मूलभूत पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णन है और भाग 4 में है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 66 में दिया गया है, यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। और यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ दिया गया भारत के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ चुनावी विवरण उनका दिया गया है वी गिरी। तो ये द्वितीय वरीयता की मतगणना से राष्ट्रपति जो है बने थे, ये क्या हो जाएगा? चौथा, नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, बी का हो जाएगा तीसरा। राजेंद्र प्रसाद ये 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति, सी का हो जाएगा पहला। और जाकिर हुसैन ये पद धारण के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है, तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला दिया गया अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना। दूसरा है संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी मामले। तीसरा है नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो इसमें तीनों ही सही हैं, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिया गया, तो तीनों ही सही है, 1 2 3 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 233 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो वह थे जी रामचंद्रन, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? तो मत्स्यन जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? पहला दिया गया भारत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की पेंशन, प्रधानमंत्री की परिलब्धियां एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें प्रधानमंत्री की परिलब्धियां एवं भत्ते ये भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है, बाकी जो है सभी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी पेंशन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन हो गया, और
ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, 1 2 4, यानी कि आपका जो सही होगा इसमें कूट यहाँ पे 1 3 4, यानी कि जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की परिलब्धि भत्ते यह भारत सरकार की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका, कृषि का विक्रय अधिशेष, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर, प्राकृतिक संसाधन। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें चारों ही सही है, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, डी ऑप्शन सही हुआ। और यहाँ पे मिलान करना है पंचवर्षीय योजना और उनका वर्ष दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष रहा है 1992 से 97 तक रहा है ये का हो जाएगा चौथा। 9वीं पंचवर्षीय योजना तो यह 1997 से 2002 हो जाएगा, बी का पहला। और 10वीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक, सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, यानी कि डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, यानी कि इसमें ए ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया, इसकी स्थापना मई 1950 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। दूसरा दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 से आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर 11-12 कर दिया है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया गया, स्वर्ण रेशा क्रांति कपास उत्पादन, ये आपका गलत है। ये आपका जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट या पटसन। तो बाकी हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पहला तो यहाँ पे सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है? तो यह संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, डी विकल्प सही होगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान अवस्थित है? तो यह हरियाणा में है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है? तो महारत्न का दर्जा देखा जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को नहीं अभी मिला है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मानव पूंजी सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे दिया गया, ये आपका जो है गलत है। जो ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास सतत समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया, इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना प्रदान करना है। और दूसरा, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है कि लक्ष्य 12
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। भारत में गरीबी अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पहला दिया गया कैलोरी ग्रहण, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय, चौथा है सिर गणना विधि। तो आपको कोड से सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा तो है, लेकिन दूसरा नहीं है, प्रति व्यक्ति आय। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, राजकोषीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय परिषद का गठन एन.के. सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया है। दूसरा है कि इस परिषद में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तीसरा, यह एक स्वतंत्र निकाय होगा। तो आपको सही कथन बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो तीनों ही सही हैं, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं अटल भूजल योजना 2020 दिया गया, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। वर्ष 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय मानसून मिशन शामिल नहीं है। और वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पहला दिया गया, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 के शिखर सम्मेलन में धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए की गई थी। और दूसरा है, भारत को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें दोनों ही सही है, आपका सी विकल्प सही होगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। और नीचे 2 वक्तव्य हैं। अभिकथन ये दिया गया है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और कारण आर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो नीचे दिए गए कोड से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दोनों ही सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह है विद्युत सेल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें आप देख सकते हैं, तो केवल 3 जो है इसमें सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। दूसरा, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसकी चाल अधिक होगी। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्त की थी? तो वह आर्थर सी क्लार्क थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और बैरोमीटर के संदर्भ में दिया गया है इसमें कि कौन सा कथन सही है? पहला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। दूसरा है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है इसमें। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं, गामा किरणों
की खोज जो दी गई है रॉन्टजन के द्वारा दिया गया, गलत है। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। गामा किरणों की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने किया था। तो पहला तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी पराबैंगनी किरणें रिटर ने किया था, दृश्य विकिरण न्यूटन और रक्त विकिरण हर्शेल ने किया था। निम्नलिखित में से किन कारणों से निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है होता है? पहला है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तीसरा लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पहला तो गलत है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है, बाकी लेंस की फोकस दूरी इसमें घट जाती है, लेंस की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल जिसे D2O भी बोला जाता है अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम अथवा बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो दोनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो D2O यानी कि भारी जल का उपयोग किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या फिर जो है बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं सोडियम 24 जो दिया गया है ट्यूमर का पता लगाने में उपयोगी यहाँ पे दिया गया, जो कि यह परिसंचरण करने में जो सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? तो वह है ऑक्जैलिक अम्ल। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। अभी कथनीय है कि लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। और कारण आर है लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो लोहे में जंग लगना जो दिया गया यहाँ पे ये सही है, परंतु जो है आर यहाँ पे क्या है? गलत है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। यहाँ पे आपका ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ है धातु और दूसरी तरफ अयस्क दिया गया। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क जो है वो आपका काओलिन होगा, यहाँ पे ई का हो जाएगा। तीसरा मैग्नीशियम धातु का अयस्क आपका कीसेराइट है, बी का हो जाएगा पहला। स्ट्रोंशियम धातु का जो अयस्क है वह है सिलेस्टाइन, यानी कि सी का चौथा होगा। और मैग्नीज का हो जाएगा पायरोलुसाइट, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया गया है फाइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, गलत है। फाइकोलॉजी ये आपका शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। दूसरा यह सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा है यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें सही जो है केवल 2 और 3 है, पहला सही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कोशिका भित्ति के संदर्भ में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो वह आपका फाइकोसायानिन, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण दमा रोग होता है? तो यह होता है आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एथिलीन पादप हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है।
और दूसरा, हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था। तीसरा, यह फलों को पकाने में सहायक होता है एवं मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि भी करता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा? तो तीनों ही कथन सही हैं एथिलीन के संदर्भ में, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है? तो वह है काली खांसी। काली खांसी जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से यह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं विटामिन B5 जो दिया गया है निकोटिनेमाइड, ये आपका गलत है। विटामिन B5 होगा पेंटोथेनिक एसिड। सीजोफ्रीनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, सीजोफ्रीनिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। तो सीजोफ्रीनिया जो है ये आपका मेंटल डिसऑर्डर है, तो पहला सही नहीं है यहाँ पे। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, बिल्कुल सही है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति आलसी, अलगावहीन व एवं आवेशहीन होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। आपसे पूछा है सही, तो दूसरा और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला दिया गया है रानीपुर वन्यजीव या बिहार बांदा में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार वाराणसी में नहीं है, यह आपका ललितपुर में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सी सुमेलित नहीं है। और सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें हमीरपुर जिला जो है यह मध्य प्रदेश से टच नहीं करता है। बाकी 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में आपका इसमें महोबा होगा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संदर्भ में दिया गया है, कौन सा कथन इसमें से सही होगा? झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण माह में किया जाता है, बिल्कुल सही है। झूला नृत्य ये आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। राय नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सव पर किया जाता है, ये भी आपका सही है। और जोगिनी नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया, तीनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो आगरा और मथुरा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है या बदला विवाह का प्रचलन है? तो बदला विवाह का प्रचलन जो है ये थारू जनजाति में है, ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित हैं? तो यह महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, बी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। सैयद सालार उर्स आजमगढ़ में नहीं बल्कि ये बहराइच में लगता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बोरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है, तो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये 2019 में शुरू हुआ था कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया?
तो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में किया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान को शुरू किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी जिनका नाम था, और ये 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो यह चुना गया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो यह मिला है उर्सुला वान डेर लेयन को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली है? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता संभाली है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है, बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितनी धरोहरों का चयन किया गया? तो इसमें 10 धरोहर का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कब की है? तो यह 1 दिसंबर 2022 को किया गया। यह पूछा जा सकता है कि डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया है? तो यह 35,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एन चंद्रशेखरन को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह संस्थान जिसने नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है, तो वह है MNNIT प्रयागराज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह हंसराज अहीर, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है, तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह कोलंबिया में हुआ है, ये विकल्प सही हो जाएगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे COP15 भी कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि जैव विविधता सम्मेलन COP15, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र का है, और एक आपका UNCCC का होता है, जिसे अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ है COP27, ये आपका मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ है। तो COP27 पूछा जाए तो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ है, और ये आपका COP15 है जो कि जैव विविधता सम्मेलन है, ये मॉन्ट्रियल में हुआ है। तो यहाँ पे आपका
यह हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। सी विकल्प सही हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो यह 36वें स्थान पे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास, इसका नाम है, को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वाराणसी से। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? तो कुल 21 बड़े जो द्वीप थे, जो अनाम थे, इनका नामकरण किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया हुबली, कर्नाटक में। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, ये था आपका यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए जीएस पेपर के लिए पहला मॉडल पेपर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।